नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज जो खबर लेके आया हूँ वो खबर बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और दिल को सुकून देने वाली है। दरअसल खबर ये है कि अभी तक इंडिया गठबंधन में जो एनसीपी, कांग्रेस और जेडीयू, आरजेडी और ममता बनर्जी की पार्टी शिवसेना और बहुत सारी पार्टी जो कि रीजनल पार्टियाँ हैं, वो एक इंडिया गठबंधन की अलायंस में थी और अभी भी हैं। उसकी प्रेजेंट मीटिंग एक महाराष्ट्र में हुई थी और अभी रिसेंटली 2-3 राज्य हारने के बाद उसके बाद हुई है। तो अभी एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि अभी तक उस गठबंधन में मायावती जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और उनकी पार्टी एक बहुत ही राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। उनके बहुत सारे राज्यों में विधायक रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। तो उस पार्टी से अभी तक कोई संपर्क साधा नहीं गया है। और अगर साधा भी गया होगा तो समाजवादी चाहेगी कि बीएसपी से गठबंधन ना हो, इंडिया गठबंधन का, क्योंकि बीएसपी के पास वोट परसेंट बहुत ज़्यादा है। बीएसपी के पास वोट परसेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 23% दलित उत्तर प्रदेश में है। मिनिमम मैं बात बता रहा हूँ, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 23% वोट दलित जो है वो अगर कुछ परसेंट इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है, मगर फिर भी 17 से 18% वोट जो है वो मायावती जी के लिए रिजर्व, ये मान के चलो कि वो रिजर्व रहता है। मायावती जी वोट, मतलब वो प्रचार करें ना करें, ये वोट उनको ही मिलता है। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि अभी एक पार्टी, उनको अभी तक उनसे संपर्क नहीं हुआ है मायावती से, तो सत्ता के गलियारों में ये सुगबुगाहट है कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक हैदराबाद के सांसद हैं, उनकी भी पार्टी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है अब तक के मुसलमानों के बीच में और दलितों, मतलब वो सब लोगों की बात करते हैं। वो तो लोग कहते हैं कि वो खाली मुस्लिम की बात करते हैं, फलाना ढिमकाना, बीजेपी की बी टीम है, ये टीम है, मगर ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है या पैसे लेके काम करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे सामने वाला किसी ने कुछ बोल दिया तो वो वही बात दोहराते हैं। मतलब उनके पास कोई फैक्ट नहीं रहता। अगर उनको किसी चीज़ पे बात कर लो कि आप ये किस बिना पे कह रहे हो, इसका आपका किस फैक्ट पे कह रहे हो, आपके पास कोई सबूत है, तो वो ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमारे पास कोई सबूत है। वो ये कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी बोल रही थी या समाजवादी पार्टी बोल रही, तो इन लोगों पे नहीं जाना है। तो अभी क्या हुआ है कि सत्ता के गलियारे में ये सुगबुगाहट है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती, इन दोनों के बीच में कुछ गठबंधन की बातें चल रही हैं। और अगर ये गठबंधन होता है तो लाजिम इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा झटका लगेगा। तगड़ा झटका इस वजह से लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19 से 20% मुस्लिम है और दलित वोट बैंक मिनिमम 23% है, यानी 23% है। अब ये 20% और 23%, अगर ये आप जोड़ दोगे तो ये टोटल हो गया 43%। अगर इन लोगों ने इंडिया गठबंधन में इन दोनों को नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जहां कि बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा। बीजेपी स्वीप कर सकती है। वैसे भी माहौल बहुत गर्म चल रहा है अभी। बीजेपी चाहेगी कि हम ध्रुवीकरण करके आराम से ये पूरा फिक्स क्लियर कर ले, ये वाला जो 2014 का 2024 का जो ये चुनाव आने वाला है, आम चुनाव, तो ये तो वो चाहेगी कि ये राम मंदिर पे ध्रुवीकरण करके आराम से स्वीप कर सकते हैं। ये तो वो चाहेंगे। मगर अगर ये इस तरीके से फैक्ट निकल के आ रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती को नहीं ले रहे हैं या मुझसे कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं ले रहे हैं, तो ये लाजिम इंडिया गठबंधन को नुकसान होने वाला है। क्योंकि अभी आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने वैसे ही किया है। महाराष्ट्र में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस 20 पे लड़ेगी और शिवसेना जो इनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये 18 पे लड़ेगी और एनसीपी शायद 10 या 12 पे लड़ेगी और बाकी 1-2 पे लड़ेंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, जो कि उसको भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया। ना तो उसका कोई एमपी है, ना तो उसका कोई सांसद है, कुछ भी नहीं है। उसको भी मतलब ये सुनने में आ रहा है कि उसको 1 से 2 सीट सांसद की दी जा सकती हैं। अब आप ये सोचिए कि उनका कोई वजूद नहीं है महाराष्ट्र में। हाँ, पार्टी वो महाराष्ट्र की जरूर है, मगर उनका महाराष्ट्र में अभी तक कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं आया है। और एमआईएम, जो कि हैदराबाद जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके महाराष्ट्र में दर्जनों
दर्जनों सभासद हैं, दर्जनों सभासद हैं, और मिनिमम उनके 2-3 एक्स एमएलए हैं, और प्रेजेंट टाइम पे उनके लगभग 2 या 3 एमएलए हैं, और एक सांसद है, एक लोकसभा सांसद है उनका। अब ये बताइए कि वो कितनी ज़्यादा डेवलप पार्टी है महाराष्ट्र की। हालांकि वो नेशनल लेवल पे पार्टी वो इस टाइम डेवलप हो रही है, काम कर रही है वो, मगर महाराष्ट्र में अभी तक भी उसको कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है MIM को। तो इससे ये साफ समझ में आता है कि ये मुस्लिमों का सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहती है, मुस्लिमों को हक नहीं देना चाहती, और मुस्लिमों को कोई भी उसकी जो पार्टी तैयार होती है तो वो उसको तोड़ना चाहती है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है। और अगर ये नहीं लेते हैं इंडिया गठबंधन में ओवैसी को या मायावती जी को या अभी जो और भी सारे नेता हैं, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है या इनके खिलाफ कोई काम करते हैं या इनके खिलाफ कैंडिडेट देते हैं, और जब ये हार जाएंगे तो ये ठीकरा बोलेंगे कि अगर ओवैसी ने यहाँ पे नहीं खड़ा किया होता तो हमारे कैंडिडेट जीत जाते। तो सीधी बात मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट खड़े करने से तुम्हारी पार्टी हारती है, और तुमको मालूम है कि वो इतना दम रखते हैं कि वो हमारे कैंडिडेट को हरा सकते हैं, तो मेरे भाई उनको गठबंधन में क्यों नहीं लेते हो? मेरा तो सीधा सवाल ये है कि गठबंधन में आखिर उनको लेते क्यों नहीं हो? मेरी बात तो, अगर आप उनसे क्यों डरते हो? आप भाई आप इसलिए डरते हो क्योंकि वो मुसलमानों के एक बहुत बड़े लेवल के नेता हो जाएंगे। तुम्हारे कहने ना कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले से ही मुसलमानों के नेता हैं, समाजवादी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या आरजेडी हो, जेडीयू हो या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा मुस्लिम या जो संविधान में भरोसा रखता है, वो ओवैसी को इग्नोर नहीं करता है। उनके पार्लियामेंट्री बयान उठा के देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो पार्टी में रह के तो वो उनकी पार्टी की तो बात करेंगे। अगर उनको अकेले में पकड़ के पूछेंगे कि ओवैसी किस टाइप के आदमी, तो वो यही कहेंगे कि ओवैसी को सिर्फ और सिर्फ पार्टियां इस वजह से नहीं लेती हैं क्योंकि वो हक बोलते हैं, मुसलमानों के लिए हक की बात करते हैं। वो इस वजह से वो डरते हैं, वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि अगर उनको वो लेंगे तो हमारा करियर चौपट हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम टोटल भारत में अभी तो 14% था 2011 की जनगणना के हिसाब, तो इस टाइम 15-16% हो गया होगा। 15-16% के मिनिमम उसके हिसाब से इस टाइम MP होने चाहिए। 15-16% के हिसाब से MP होने चाहिए लोकसभा में, मिनिमम 33 से 44 MP होने चाहिए। अभी ऐसे नहीं है, तो ये किसकी कमजोरी? ये हम लोगों की कमजोरी है, मुसलमानों की कमजोरी है। क्योंकि मुसलमान कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ गुलामी करना है दूसरे लोगों की। अभी आप देखिए जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं वो सीधा मुसलमानों के जो बड़े नेता होते हैं वो किसी भी मुसलमान मुद्दे पे कुछ भी खुल के बोलते हैं तो उनको या तो पार्टी लाइन से बाहर का रास्ता बोल के उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, या ये बोलते हैं कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप बिजी उसमें थे तो इस वजह से हमने आपको निकाल दिया। अभी आप दानिश अली को देख लीजिए, BSP में थे, उनको BJP के सांसद ने रमेश भिदोड़ी ने कितनी गंदी गालियाँ दी। उन पे कार्रवाई करने के बजाय भिदोड़ी पे दानिश अली के साथ खड़े होने के बजाय मायावती जी ने आप उनको ही सीधा पार्टी से पत्ता काट दिया उनका, और ये कहते हुए काटा कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं। तो ये कहाँ तक सही है मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। मतलब इन मुस्लिम जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, इनको भी समझ में नहीं आता है। असल में ये क्या है कि इनको गुलामी करके इनके बाल की जो नसें हैं वो पक गए, इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब बाबा तुमको मालूम है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है पार्टी में, तो एक प्लेटफॉर्म पे आओ ना यार, एक पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करो। आजम खान को देख लो, आज आजम खान का वजूद मिटा दिया गया है। अब कितने पावरफुल में था, कितनी बार के सांसद, कितने बार के विधायक, कितने बार के राज्यसभा सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश से एक टाइम था कि उनकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में। आज उनको क्या हाल है दुनिया देख रही है। वो बकरी चोर के
इल्ज़ाम में जेल के अंदर हैं, कभी किताबें चोर के अंदर जेल में हैं, वो एक अलग लेवल की बात है। मगर अखिलेश यादव ने क्या किया उनके लिए? अपना अपना गला बचाने के लिए उनको चारा बना दिया, आजम खान को। और मुसलमानों को क्या है कि उनको जो भी बता दिया जाता है, बस कौवा कान ले गया तो वो कौवे के पीछे भागते हैं, वो अपना कान नहीं देखते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप बिहार में देख लीजिए, MIM के 4 सांसद, 5 MLA जीते हुए थे, जो कि 4 जो जीते हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के दम पे जीते हुए थे, उनके चेहरे पे जीते हुए थे। क्योंकि एक वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो बहुत ही गद्दावर नेता और बहुत ही ईमानदार आदमी। अब आप देखिए कि वो जीते किसकी वजह से? डेवलप की वजह से, कि हम अगर जीतेंगे तो मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो अख्तलाफी हो रही है, जो उनका हक नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, हम उसको ख़त्म करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो जीते और उन्होंने क्या किया कि 2 साल 1 साल इंतज़ार किया, उसके बाद जाके तेजस्वी यादव से मिल के बिक गए उनके हाथों। मालूम नहीं कितना पैसा मिला। तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है मुस्लिम कम्युनिटी में कि उनके अंदर ही कहीं ना कहीं गद्दारी भरी हुई है। तो उनको सबसे पहले अपने अपने आप को ठीक करना होगा। बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमको कोई काम नहीं करने दे रहा था, हमको ये नहीं करने। अरे बाबा, जब तुमको काम नहीं करने दिया जा रहा था, तुम्हारा जो हक का पैसा आता है, जो विधायक का जो एक रिजर्व जो कोटा होता है, जितना पैसा आता है वो तो तुमको उतना ही मिलता ही होगा ना। और नहीं मिल रहा तो आप जनता के बीच जाते और उनसे कहते कि देखो, हमको आप लोगों ने जिता के भेजा है, मगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम अभी क्या करेंगे। तो आप सरकार को छोड़िए, आप जनता के बीच में और ज़्यादा एक्टिव होते, जनता बीच में आप ज़्यादा एक्टिव होते और उनका ज़्यादा आपको समर्थन हासिल होता। मगर आप तो डायरेक्टली बिक गए। और एक विधायक तो ऐसे चले गए, वो माशाल्लाह से दाढ़ी रखे हुए थे, वो हज भी करके आए थे। और वो जब एक बार हमने उनका वीडियो उनका देखा, एक फ़ोटो उनका वायरल हुआ था, कहीं पे कोई सभा थी स्टेज पे, तो वो सबसे किनारे बैठे हुए एकदम, जबकि ओवैसी इनको गले लगाते थे। इनको चारों को घर पे बुलाया, इज्जत दी, हर कुछ किया, मगर इन चारों ने क्या किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, बिहार के 4 विधायकों ने। अब अगर यहाँ पे अख्तरुल ईमान, अब ये सोचिए कि अख्तरुल ईमान कुछ वोटों से सांसद का इलेक्शन हारे थे कांग्रेस के विधायक डॉक्टर जावेद से। अभी उनके पूरे चांस हैं सांसदीय चुनाव जीतने के। मगर इंडिया गठबंधन वालों ने अभी तक उनको भी वहाँ पे कोई भी सुगबुगाहट नहीं मिली कि उनको वहाँ पे कुछ अलायंस करेंगे उनसे या नहीं करेंगे, या उनसे कोई बात हुई है, या उनको एक सीट देंगे या एक भी नहीं देंगे। तो अभी बात ये चल रही है सत्ता के, मतलब ये खबर निकल के आ रही है कि ओवैसी की पार्टी जो MIM है, वो बिहार में 10 सीटों पे लड़ने का प्लान बना रही है। तो अगर आप गठबंधन में नहीं लोगे उसको, और अगर वो 10 सीटों पे लड़ रही है, और अगर कहीं ना कहीं वो कुछ वोट, तो मालूम है 10 सीटों पे नहीं जीत पाएगी, वो सबको मालूम है। मगर आप गठबंधन में लेके उसको एक सीट ही दे दो कहीं की, वहाँ तो बहुत सारी सीटें हैं, आप सारी सीटों पे लड़ लो भाई, उसका भी मान रह जाएगा, मुस्लिमों का भी मान रह जाएगा कि हाँ चलो आपके पार्टी में मुस्लिमों की इज्जत है। मगर ना तो आप गठबंधन करना चाहते हो, और ना तो ये आप मुस्लिम को डेवलप करना चाहते हो, ना ही उनकी शिक्षा पे काम करना चाहते हो, और ना ही उनका हक देना चाहते हो। तो ये अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो 17-18 साल, ये जो 16-17 साल की पीढ़ी है, ये सब अच्छे से जानती है, ये हर चीज़ अच्छे से, बहुत ही बारीकी से जानती है। ये हर बार का अब ये नहीं चलने वाला है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ओवैसी बीजेपी से लेके काम करता है, ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। ये तुम्हारा एक बार इलेक्शन में चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 3 बार चल जाएगा, ये बार बार नहीं चलने वाला है। क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि कौन सही है कौन गलत है, इसका अंदाज़ा आपको इलेक्शन में लग जाएगा। सीधी बात ये है। बहुत सी ऐसी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, बहुत सी ऐसी मुस्लिम, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, उनको परिसीमन के नाम पे उनको आरक्षित कर दिया गया। उस पर कोई आवाज़ ये लोग जो सेकुलर दल है वो आवाज़ नहीं उठाते। वो इस वजह से आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि उनको CBI ED का डर रहता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो वो उठा के हमारे घर में CBI ED भेज देंगे। तो इससे कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं। आप ये देखिए कि मुस्लिमों को ना तो आप
किसी क्षेत्र में आप उसको डेवलप होने नहीं देते हो, कहीं भी वो कुछ डेवलप होते हैं उनको आप जड़ से काट के फेंक देते हो। अब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक सेंटर था उत्तर बिहार में, वो उसका अभी तक आपने कुछ प्रोजेक्ट या उसका कोई पैसा अभी तक रिलीज़ नहीं किया, जबकि वहाँ पे वो वादा करके आए थे कांग्रेस वाले कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी तो सेकुलर वालों की वहाँ पे सरकार है, अभी कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। और सीमांचल जो कि अब तक का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे वैसे अपने 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 जेब खर्चे से वहाँ पे कितने काम करवाएं। मगर अब अगर इन लोगों से बोल दो कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो ये लोग कहेंगे कि आप चुप रहो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आप लोग ये तो देख ही रहे हैं कि क्या होने वाला है अब, मगर इंतज़ार करिए आप इलेक्शन का। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए अच्छी खबरें पाने के लिए।